आप सुन रहे हैं प्रेमचंद का लिखा एक राजनीतिक उपन्यास कर्मभूमि, सचिन की आवाज में। खंड 1 भाग 11। सारे शहर में कल के लिए दोनों तरह की तैयारियां होने लगी, हाय हाय की भी और वाह वाह की भी। काली झंडियां भी बनी और फलों की डालियां भी जमा दी गई, पर आशावादी कम थे, निराशावादी ज्यादा। गोरों का खून हुआ है। जज ऐसे मामले में भला क्या इंसाफ करेगा? क्या बचा हुआ है? शांति कुमार और सलीम तो खुल्लम खुल्ला कहते फिरते थे कि जज ने फांसी की सजा दे दी। कोई खबर लाता था फौज की एक पूरी रेजिमेंट कल अदालत में तलब की गई है। कोई फौज तक न जाकर सशस्त्र पुलिस तक ही रह जाता था। अमरकांत को फौज के बुलाए जाने का विश्वास था। 10 बजे रात को अमरकांत सलीम के घर पहुंचा। अभी यहां घंटे ही भर पहले आया था। सलीम ने चिंतित होकर पूछा, कैसे लौट पड़े भाई? क्या कोई नई बात हो गई? अमर ने कहा, एक बात सूझ गई। मैंने कहा तुम्हारी राय भी ले लो। फांसी की सजा पर खामोश रह जाना तो बुज़दिली है। किचलू साहब को सबक देने की जरूरत होगी ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए कि नौजवान भारत इंसाफ का खून देखकर खामोश नहीं रह सकता। सोशल बॉयकॉट कर दिया जाए। उनके महाराज को मैं रख लूंगा, कोचमैन को तुम रख लेना। बच्चा को पानी भी ना मिले, जिधर से निकले उधर तालियां बजे। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, सोचते सोचते सोची भी तो वही बनियों वाली बात। मगर और कर भी क्या सकते हो? इस बायकाट से क्या होगा? कोतवाली को लिख देगा 20 महाराज और कोचवान हाजिर कर दिए जाएंगे। 2-4 दिन परेशान तो होंगे हजरत। अरे बिल्कुल फिजूल सी बात है। अगर सबक ही देना है तो ऐसा सबक दो जो कुछ दिन हजरत को याद रहे। एक आदमी ठीक कर लिया जाए तो ऐन उस वक्त जब हजरत फैसला सुनाकर बैठने लगे, एक जूता ऐसे निशाने से चलाएं कि उनके मुंह पर लगे। अमरकांत ने कह कहा मारकर कहा, अरे बड़े मस्खरे हो यार। इसमें मस्खरेपन की क्या बात है? तो क्या सचमुच तुम जूते लगवाना चाहते हो? जी हां, और क्या मजाक कर रहा हूं? ऐसा सबक देना चाहता हूं कि फिर हजरत यहां मुंह ना दिखा सके। अमरकांत ने सोचा, कुछ भला काम तो है ही, पर बुराई क्या है? लातों के देवता कहीं बातों से मानते हैं। बोला, अच्छी बात है, देखी जाएगी, पर ऐसा आदमी कहां मिलेगा? सलीम ने उसकी सरलता पर मुस्कुराकर कहा, आदमी तो ऐसे मिल सकते हैं जो राह चलते गर्दन काट लें। ये कौन सी बड़ी बात है? किसी बदमाश को 200 रुपए दे दो बस। मैंने तो काले खां को सोचा है। अच्छा, वो उससे तो मैं एक बार अपनी दुकान पर फटकार चुका हूं। तुम्हारी हिमाकत थी। ऐसे 2-4 आदमियों को मिलाए रखना चाहिए, वक्त पर उनसे बड़ा काम निकलता है। मैं और सब बातें तय कर लूंगा, पर रुपए की फिक्र तुम करना। मैं तो अपना बजट पूरा कर चुका। अभी तो महीना शुरू हुआ है भाई। जी हां, यहां शुरू हुई में खत्म हो जाते हैं, फिर नोच खसोट कर चलती है। कहीं अम्मा से 10 रुपए उड़ा लाए, कहीं अब्बा जान से किताब के बहाने 10-5 ऐंठ ली, पर 200 की थैली जरा मुश्किल से मिलेगी। हां, तुम इनकार कर दोगे तो मजबूर होकर अम्मा का गला दबाऊंगा। अमर ने कहा, रुपए का गम नहीं, मैं जाकर लिए आता हूं। सलीम ने इतनी रात गए रुपए लाना मुनासिब न समझा। बात कल के लिए उठा रखी गई। प्रातःकाल अमर रुपए लाएगा और काले खां से बातचीत पक्की कर ली जाएगी। अमर घर पहुंचा तो 10:30 बज रहे थे। द्वार पर बिजली जल रही थी। बैठक में लाला जी 2-3 पंडितों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। अमरकांत को शंका हुई, इतनी रात गए, ये जग किस बात के लिए है? कोई नया शिगूफा तो नहीं खिला? लाला जी ने उसे देखते ही डांट कर कहा,
तुम कहां घूम रहे हो जी? 10 बजे के निकले निकले आधी रात को लौटे हो। जरा जाकर लेडी डॉक्टर को बुला लो, वही जो बड़े अस्पताल में रहती है। अपने साथ लिए हुए आना। अमरकांत ने डरते डरते पूछा, क्या किसी की तबीयत? समरकांत ने बात काटकर कड़े स्वर में कहा, क्या बकबक करते हो? मैं जो कहता हूं वो करो। तुम लोगों ने तो व्यर्थ ही संसार में जन्म लिया। ये मुकदमा क्या हो गया? सारे घर के सर पर जैसे भूत सवार हो गए। चटपट जाओ। अमर को फिर कुछ पूछने का साहस ना हुआ। घर में भी न जा सका। धीरे से सड़क पर आया और बाइसिकल पर बैठ ही रहा था कि भीतर से सिल्लो निकल आई। अमर को देखते ही बोली, अरे भैया सुनो, कहां जाते हो? बहू जी बहुत बेहाल हैं, कब से तुम्हें बुला रही है। सारे देह पसीने से तर हो रही है। देखो भैया, मैं सोने की कंठी लूंगी, पीछे से हिला हवाला ना करना। अमरकांत समझ गया, बाइसिकल से उतर पड़ा और हवा की भांति झपटता हुआ अंदर जा पहुंचा। वहां रेणु का एक दाई, पड़ोस की एक ब्राह्मणी और नैना आंगन में बैठी हुई थी। बीच में एक ढोलक रखी हुई थी। कमरे में सुखदा प्रसव वेदना से हाय हाय कर रही थी। नैना ने दौड़कर अमर का हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, तुम कहां थे भैया? भाभी बड़ी देर से बेचैन है। अमर के हृदय में आंसुओं की ऐसी लहर उठी कि वो रो पड़ा। सुखदा के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया, पर अंदर पांव ना धर सका। उसका हृदय फटा जाता था। सुखदा ने वेदना भरी आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, अब नहीं बचूंगी। हाय, पेट में जैसे कोई बर्छी चुभो रहा है। मेरा कहा सुना माफ करना। रेणुका ने दौड़कर अमरकांत से कहा, तुम यहां से जाओ भैया, तुम्हें देखकर वो और भी बेचैन होगी। किसी को भेज दो, लेडी डॉक्टर को बुला लाए। जी खड़ा करो, समझदार होकर रोते हो। सुखदा बोली, नहीं अम्मा, उन्हें कह दो जरा यहां बैठ जाएं। मैं अब ना बचूंगी। हाय भगवान। रेणुका ने अमर को डांट कर कहा, मैं तुमसे कहती हूं यहां से चले जाओ और तुम खड़े रो रहे हो। जाकर लेडी डॉक्टर को बुलवाओ। अमरकांत रोता हुआ बाहर निकला और जनाने अस्पताल की ओर चला, पर रास्ते में ही रह रहकर उसके कलेजे में हुक सी उठती थी। सुखदा की वो वेदनामयी मूर्ति आंखों के सामने फिरती रही। लेडी डॉक्टर मिस हुपर को अक्सर कुछ समय बुलावे आते रहते थे। रात की उनकी फीस दोगुनी थी। अमरकांत डर रहा था कि कहीं बिगड़े ना कि इतनी रात गए क्यों आए, लेकिन मिस हुपर ने सहर्ष उसका स्वागत किया और मोटर लाने की आज्ञा देकर उससे बातें करने लगी। ये पहला ही बच्चा है? जी हां। आप रोए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। पहली बार ज्यादा दर्द होता है। औरत बहुत दुर्बल तो नहीं है? आजकल तो बहुत दुबली हो गई है। आपको और पहले आना चाहिए था। अमर के प्राण सूख गए। वो क्या जानता था आज ही ये आफत आने वाली है, नहीं तो कचहरी से सीधे घर आता। मेम साहब ने फिर कहा, आप लोग अपनी लेडियों को कोई एक्सरसाइज नहीं करवाते, इसीलिए दर्द ज्यादा होता है। अंदर के स्नायु बंधे रह जाते हैं ना। अमरकांत ने सिसक कर कहा, मैडम अब तो आप ही की दया का भरोसा है। मैं तो चलती हूं, लेकिन शायद सिविल सर्जन को बुलाना पड़े। अमर ने भयातुर होकर कहा, कहिए तो उनको लेता चलो। मैम ने उसकी ओर दया भाव से देखा। नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे चलकर देख लेने दो। अमरकांत को आश्वासन न हुआ। उसने भय कातर स्वर में कहा, मैडम अगर सुखदा को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। मैम ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या हालत अच्छी नहीं है? दर्द बहुत हो रहा है। हालत तो अच्छी है, चेहरा पीला पड़ गया है, पसीना। हम पूछते हैं हालत कैसी है? उसका जी तो नहीं डूब रहा है? हाथ पांव तो ठंडे नहीं हो गए हैं?
मोटर तैयार हो गई। मेम साहब ने कहा, तुम भी आकर बैठ जाओ, साइकिल कल हमारा आदमी दे जाएगा। अमर ने दीन आग्रह के साथ कहा, आप चलें, मैं जरा सिविल सर्जन के पास होता हूं। बुला नाले पर लाला समरकांत का मकान हम जानते हैं। मेम साहब तो उधर चली। अमरकांत सिविल सर्जन को बुलाने चला। 11 बज गए थे। सड़कों पर भी सन्नाटा था और पूरे 3 मील की मंजिल थी। सिविल सर्जन छावनी में रहता था। वहां पहुंचते पहुंचते 12 का अमल हो गया। सदर फाटक खुलवाने फिर साहब को इत्तला कराने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया। साहब उठे तो, पर जामे से बाहर गरजते हुए बोले, हम इस वक्त नहीं जा सकता। अमर ने निशंक होकर कहा, आप अपनी फीस ही तो लेंगे। हमारा रात का फीस 100 रुपए है। कोई हरज नहीं है, तुम फीस लाया है। अमर ने डांट बताई, आप हर एक से पेशगी फीस नहीं लेते। लाला समरकांत उन आदमियों में से नहीं है जिन पर 100 रुपए का भी विश्वास न किया जा सके। वो इस शहर के सबसे बड़े साहूकार हैं। मैं उनका लड़का हूं। साहब कुछ ठंडे पड़े। अमर ने उनको सारी कैफियत सुनाई तो चलने को तैयार हो गए। अमर ने साइकिल वहीं छोड़ी और साहब के साथ मोटर में जा बैठा। आधा घंटे में मोटर बुला नाले जा पहुंची। अमरकांत को कुछ दूर से ही शहनाई की आवाज सुनाई दी। बंदूकें छूट रही थी। उसका हृदय आनंद से फूल उठा। द्वार पर मोटर रुकी तो लाला समरकांत ने आकर डॉक्टर को सलाम किया और बोले, हुजूर के इकबाल से सब चैन चान है। पोते ने जन्म लिया है। उनके जाने के बाद लाला जी ने अमरकांत को आड़े हाथों लिया। मुफ्त में 100 रुपए की चपत पड़ी। अमरकांत ने झल्ला कर कहा, मुझसे रुपए ले लीजिएगा, आदमी से भूल हो ही जाती है। ऐसे अवसर पर मैं रुपए का मुंह नहीं देखता। किसी दूसरे अवसर पर अमरकांत इस फटकार पर घंटों बिसूरा करता, पर इस वक्त उसका मन उत्साह और आनंद से भरा हुआ था। भरे हुए गेंद पर ठोकरों का क्या असर। उसके जी में तो आ रहा था, इस वक्त क्या लुटा दूं। वो अब एक पुत्र का पिता है। अब कौन उससे हेकड़ी जता सकता है। वो नवजात शिशु जैसे स्वर्ग से उसके लिए आशा और अमरता का आशीर्वाद लेकर आया है। उसे देखकर अपनी आंखें शीतल करने के लिए वो विकल हो रहा था। ओहो, इन्हीं आंखों से वो उस देवता के दर्शन करेगा। लेडी हुपर ने उसे प्रतीक्षा भरी आंखों से ताकते देखकर कहा, बाबूजी, आप यों बालक को नहीं देख सकेंगे। आपको बड़ा सा इनाम देना पड़ेगा। अमर ने संपन्न नम्रता के साथ कहा, बालक तो आपका है, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। जच्चा की तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी, अभी सो गई है। बालक खूब स्वस्थ है? हाँ, अच्छा है, बहुत सुंदर, गुलाब का पुतला सा। ये कहकर सौर गृह में चली गई। महिलाएं तो गाने बजाने में मग्न थी। मोहल्ले की 50 स्त्रियां जमा हो गई थी और उनका संयुक्त स्वर जैसे एक रस्सी की भांति स्थूल होकर अमर के गले को बांध लेता था। उसी वक्त लेडी हुपर ने बालक को गोद में लेकर उसे सौर गृह की तरफ आने का इशारा किया। अमर उमंग से भरा हुआ चला, पर सहसा उसका मन एक विचित्र भय से कातर हो उठा। वो आगे ना बढ़ सका। वो पापी मन लिए हुए इस वरदान को कैसे ग्रहण कर सकेगा? वो इस वरदान के योग्य है ही कब? उसने इसके लिए कौन सी तपस्या की है? ये ईश्वर की अपार दया है जो उन्होंने ये विभूति उसे प्रदान की। तुम कैसे दयालु हो भगवान। श्यामल क्षितिज के गर्भ से निकलने वाली बाल ज्योति की भांति अमरकांत को अपने अंतःकरण की सारी क्षुद्रता, सारी कलुषता के भीतर से एक प्रकाश सा निकलता हुआ जान पड़ा, जिसने उसके जीवन की रजत शोभा प्रदान कर दी।
दीपकों के प्रकाश में, संगीत के स्वरों में, गगन की तारिकाओं में उसी शिशु की छवि थी। उसी का माधुर्य था, उसी का नृत्य था। सिल्लो आकर रोने लगी। अमर ने पूछा, तुझे क्या हुआ है, क्यों रोती है? सिल्लो बोली, मेम साहब ने मुझे भैया को नहीं देखने दिया, दुत्कार दिया। क्या मैं बच्चे को नजर लगा देती? मेरे बच्चे थे, मैंने भी बच्चे पाले हैं, मैं जरा देख लेती तो क्या होता? अमर ने हंसकर कहा, तो कितनी पागल है सिल्लो। उसने इसलिए मना किया होगा कि कहीं बच्चे को हवा न लग जाए। इन अंग्रेज डॉक्टरनियों के नखरे भी तो निराले होते हैं। समझती समझाती नहीं, तरह तरह के नखरे बगाड़ती है। लेकिन उनका राज तो आज ही के दिन है ना, फिर तो अकेली दाई रह जाएगी। तू ही तो बच्चे को पालेगी, दूसरा कौन पालने वाला बैठा हुआ है। सिल्लो की आंसू भरी आंखें मुस्कुरा पड़ी, बोली, मैंने दूर से देख लिया, बिल्कुल तुमको पड़ा है, रंग बहूजी का है। मैं कंठी ले लूंगी, कह देती हूं। 2 बज रहे थे। उसी वक्त लाला समरकांत ने अमर को बुलाया और बोले, नींद तो अब क्या आएगी, बैठकर कल के उत्सव का एक तखमीना बना लो। तुम्हारे जन्म में तो कारबार फैला हुआ था, नैना कन्या थी। 25 वर्ष के बाद भगवान ने ये दिन दिखाया है। कुछ लोग नाच मुजरे का विरोध करते हैं, मुझे तो इसमें कोई हानि नहीं दिखती। खुशी के यही अवसर हैं। 4 भाई बंद यार दोस्त आते हैं, गाना बजाना सुनते हैं, प्रीति भोज में शरीक होते हैं। यही जीवन के सुख हैं, और इस संसार में क्या रखा है। अमर ने आपत्ति की, लेकिन रंडियों का नाच तो ऐसे शुभ अवसर पर कुछ शोभा नहीं देता। लालाजी ने प्रतिवाद किया, तुम अपना विज्ञान यहां ना घुसेड़ो, मैं तुमसे सलाह नहीं पूछ रहा हूं। कोई प्रथा चलती है तो उसका आधार भी होता है। श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव में अप्सराओं का नाच हुआ था, हमारे समाज में इसे शुभ माना गया है। अमर ने कहा, अंग्रेजों के समाज में तो इस तरह के जलसे नहीं होते। लालाजी ने बिल्ली की तरह चूहे पर झपट कर कहा, अंग्रेजों के यहां रंडियां नहीं, घर की बहू बेटियां नाचती हैं, जैसे हमारे चमारों में होता है। बहू बेटियों को नचाने से तो ये कहीं अच्छा है कि रंडियां नाचे। कम से कम मैं और मेरी तरह के और बुढ़े अपनी बहू बेटियों को नचाना कभी पसंद ना करेंगे। अमरकांत को कोई जवाब ना सूझा। सलीम और दूसरे यार दोस्त आएंगे, खासी चहल पहल रहेगी। उसने जिद भी की तो क्या नतीजा, लालाजी मानने के नहीं। फिर एक उसके करने से तो नाच का बहिष्कार हो नहीं जाता। वो बैठकर तखमीना लिखने लगा। सलीम ने मामूल से कुछ पहले उठकर काले खां को बुलाया और रात का प्रस्ताव उसके सामने रखा। 200 रुपए की रकम कुछ कम नहीं होती। काले खां ने छाती ठोंक कर कहा, भैया 1-2 जूते की क्या बात है, कहो तो इजलास पर 50 गिनकर लगाओ। 6 महीने से बेसी तो होती नहीं। 200 रुपए बाल बच्चों के खाने पीने के लिए बहुत हैं।